In this lecture, we will discuss about the second law of thermodynamics, second statement, that is Clausius statement. In the last lecture, we have discussed the first statement of second law of thermodynamics, Kelvin Planck's statement that gives the power producing machines, that is heat engines. Now, the second statement is known as Clausius statement. What is the statement? According to this statement, it is impossible to construct a device which operates in a cycle, transform heat from low temperature reservoir to high temperature reservoir without producing any other effect. ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी अदर इफेक्ट। ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्या है ये स्टेटमेंट? ये भी केल्विन प्लांक स्टेटमेंट की तरह ही एक निगेटिव स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेट्स इन ए साइकिल। देखिए ये वाली जो लाइन है वो इस वाले स्टेटमेंट में भी है, दैट इज विच ऑपरेट्स इन ए साइकिल। तो एक साइकिल में ऑपरेट होना चाहिए। तो एक साइकिल में ऑपरेट होते हुए हम कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ, या फिर लो टेम्परेचर रिजर्वायर को क्या बोलते हैं? सिंक, और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को क्या बोलते हैं? सोर्स। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेट्स इन ए साइकिल, ट्रांसफॉर्म्स हीट फ्रॉम ए सिंक टू ए सोर्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी अदर इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि हम कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते जो साइकिल में ऑपरेट होते हुए लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, यानी कि सिंक से सोर्स की तरफ हीट ट्रांसफर कर सके विदाउट एनी अदर इफेक्ट। का मतलब है विदाउट एनी वर्क ट्रांसफर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी डिवाइस को वर्क ट्रांसफर ना करें तो वो बिना वर्क ट्रांसफर के लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने आप। तो दैट इज द सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ? सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं बनाया जा सकता जो बिना किसी वर्क के लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे बात चल रही है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में बात थी कि हाई टेम्परेचर से हीट लेके उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना सकते। दैट इज द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। और क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे आप हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना किसी वर्क ट्रांसफर। मतलब अगर आप कोई ऐसा डिवाइस बनाना चाहते हैं जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करे तो आपको उसको वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो तभी ऐसा कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके एयर कंडीशनिंग है, जैसे कि आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये क्या करते हैं? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है ना। बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो वो नहीं रन होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या प्रोवाइड कर रही है? वर्क प्रोवाइड कर रही है। तो यही है क्लॉसियस स्टेटमेंट कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में आप हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विदाउट एनी वर्क ट्रांसफ़र। तो उसको वर्क ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तभी वो कर सकते हैं। अगर हम इसका उल्टा देखें, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो उसके लिए तो डिवाइस की ज़रूरत ही नहीं है भाई। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे तो अपने आप नेचुरल हीट ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे तो हीट ट्रांसफ़र अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र करना है तो वो अपने आप नहीं होगा, और उसको कोई डिवाइस भी अपने आप नहीं कर सकता जब तक कि उस डिवाइस को कुछ वर्क प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो दैट इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर या वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस। पावर या वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, इनका कॉन्सेप्ट देता है कि जो वर्क एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी अदर इफेक्ट, यानी कि विदाउट कंज्यूमिंग या विदाउट एब्जॉर्बिंग वर्क ट्रांसफर। तो बिना वर्क ट्रांसफर लिए, बिना वर्क ट्रांसफर को एब्जॉर्ब किए, कंज्यूम किए, कोई भी डिवाइस लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एब्जॉर्बिंग, पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस, दैट इज
क्या होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, हीट पंप्स होते हैं। अब इनको हम बोलते हैं रिवर्स हीट इंजन, क्योंकि हीट इंजन में तो हीट से वर्क कन्वर्ट, हीट एंटर कर रही थी इंजन में और वर्क आउट हो रहा था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वर्क इन होगा इंजन में और हीट आउट होगी जहाँ पे भी हमें उसको रिजेक्ट करना है हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स हीट इंजन। हीट इंजन में वर्क इंजन में एंटर करती है और पावर वर्क जो है वो बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पे वर्क एंटर कर रहा है और हीट बाहर निकल रही है, इसलिए इसको बोलेंगे रिवर्स हीट इंजन, क्योंकि यहाँ पे जो हीट इंजन में हो रहा था उसकी रिवर्स कंडीशन। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस या वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये देता है आपको पावर कंज्यूमिंग मशीन्स का कॉन्सेप्ट, और वो उसके एक एग्जांपल्स हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, जिनको हम बोलते हैं रिवर्स हीट इंजन। रिवर्स हीट इंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हीट इंजन का रिवर्स हो रहा है, ये वर्क को एब्जॉर्ब करते हैं और हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और जो हीट इंजन हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वर्क को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके का इसमें देखिए डायग्राम किस तरीके का हो सकता है, तो या तो इसमें एक रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं या फिर हीट पंप्स हो सकते हैं। अब रेफ्रिजरेटर में और हीट पंप में डिफरेंस क्या है उसको भी हम समझ लें। देखिए जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या करेगा? रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस, जिस डिवाइस की हमने अभी क्लॉसियस स्टेटमेंट में बात की है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो लो टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और हाई टेम्परेचर में हीट को रिजेक्ट कर रहा है। तो लो टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर में रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके लिए इसको क्या चाहिए? वर्क चाहिए। विदाउट कंज्यूमिंग एनी वर्क, अगर हम इसको वर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर ये जो डिवाइस है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस डिवाइस को हम रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हैं और इस डिवाइस को हम हीट पंप भी बोल सकते हैं। हीट पंप में क्या हो रहा है? हीट पंप इज ऑल्सो ए सिमिलर डिवाइस विच कंज्यूमिंग द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर। देखिए लो टेम्परेचर से Q2 हीट ले रहा है और वर्क कुछ इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट कर रहा है और दैट हीट इज Q1। तो अगर हम यहाँ पे भी देखिए दोनों में से किसी पे भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किस तरह से हम इसको यूज करेंगे? देखिए ये जो है ये क्या है? हीट, ये दिस इज द सिस्टम, तो हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव यानी कि Q2 इज पॉजिटिव एंड हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू दिस इज वर्क ट्रांसफर। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहाँ पे तो ऑन द सिस्टम है ना, ये सिस्टम की तरफ आ रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस W। ठीक है, अब इस माइनस को अगर हम इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। तो वही इक्वेशन आ गई जो हीट इंजन के केस में आई थी, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। तो यहाँ पे भी चाहे रेफ्रिजरेटर का केस है चाहे हीट पंप का केस है, उस केस में Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? W। अब देखिए ये दोनों डिवाइस जो हैं, एक को हम रेफ्रिजरेटर कह रहे हैं और एक को हीट पंप कह रहे हैं, जबकि दोनों ही लो टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हाई टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब हीट ट्रांसफर कर रहे हैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के लिए, और W वर्क जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम समझते हैं इनके परफॉर्मेंस से। इनकी इस केस में जहाँ पे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो आउटपुट है वो हीट की फॉर्म में है और जो इनपुट है वो वर्क की फॉर्म में है, वहाँ पे इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो जो हीट इंजन है, हीट इंजन के केस में इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट आता है कि जो इंजन है वो कितनी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, दैट इज द इफिशियंसी ऑफ द डिवाइस, ये इंजन। लेकिन यहाँ पे क्या है? रिवर्स हीट इंजन के केस में यहाँ पे जो आउटपुट है वो, यहाँ पे जो आउटपुट है वो हीट की फॉर्म में है, तो आउटपुट कितना है? Q1, और इनपुट कितना है? W। तो यहाँ पे इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे इफिशियंसी लिखते हैं तो हमने इसको कितना इनपुट दिया? W, और कितना आउटपुट मिला? Q1। तो इफिशियंसी इसके हिसाब से क्या हो जाएगी?
Q1 अपॉन W, ठीक है। बट Q1 देखिए, यहां से देखिए Q1 माइनस Q2 इज W, इसका मतलब Q1 इज W प्लस Q2। तो Q1 क्या है, Q1 इज ग्रेटर देन W। भाई जब Q1 W से ज़्यादा है, बड़ा है, तो फिर इफ़िशियंसी तो जो है वो 100% से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 1 से ज़्यादा हो गई। तो इफ़िशियंसी इज़ ग्रेटर देन 100%। इसीलिए इस तरह के डिवाइसेस में जहाँ पे आपको आउटपुट में हीट ट्रांसफ़र मिल रहा है और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट आपकी रिजेक्ट हो रही है बाय द कंज्यूमिंग वर्क, तो उस केस में हम इफ़िशियंसी डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब इस की जो परफॉर्मेंस है उसको हम इफ़िशियंसी से डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जो डिवाइस है वो किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है और ये जो डिवाइस है वो कितने इफ़िशियंट हैं, उसको हम इफ़िशियंसी से डिवाइस जो है वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक नया टर्म लेके आते हैं और उस टर्म को हम बोलते हैं COP। COP क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जैसे इफिशिएंसी किसी इंजन की परफॉर्मेंस बताती है, वैसे ही COP किसी आपके जो रिवर्स हीट इंजन हैं उनकी परफॉर्मेंस बताती है। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है, ठीक है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है और एक से कम भी हो सकती है। यहाँ पे कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है। जैसा इफ़िशियंसी के केस में है कि इफ़िशियंसी कभी भी 1 से ज़्यादा, या अगर परसेंटेज में देखें तो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की जो अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। अब देखिए COP होती क्या है। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमने डिफाइन किया है रिवर्स हीट इंजन के लिए, और उस रिवर्स हीट इंजन में रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, उस रिवर्स हीट इंजन में पंप भी हो सकता है। तो दोनों के लिए हमने ये जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस टर्म डिफाइन की है, ये क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। होती ये भी वही है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट, और इनपुट में क्या है, वर्क डन। इनपुट क्या दिया हमने, वर्क डन दिया इसको। इनपुट क्या है यहाँ पे, वर्क डन है, क्योंकि इन दोनों डिवाइसेस में इनपुट क्या है, हमने क्या प्रोवाइड किया इसको, वर्क डन। तो इनपुट क्या है, वर्क डन, ये तो समझ में आ गया। लेकिन आउटपुट में ये डिजायर्ड इफेक्ट क्या है उसको समझना जरूरी है। डिजायर्ड इफेक्ट का क्या मतलब है, ये हमें समझाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। अब देखिए डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए कि हम एक रेफ्रिजरेटर का केस लेते हैं, तो आपके घरों में जैसे एक रेफ्रिजरेटर, तो अब रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो स्पेस है, रेफ्रिजरेटर में हमारा ये पर्पज है, हम भाई हम रेफ्रिजरेटर क्यों लेके आए, बाजार से खरीद के रेफ्रिजरेटर क्यों लेके आते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो स्पेस है, थोड़ा सा एक स्पेस है, वो ठंडा रहे, ताकि हम उसमें अपना फूड वगैरह या फ्रूट्स वेजिटेबल्स रख सके, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। समर्स के केस में यूज़ करते हैं समर में, तो समर में बाहर का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर में जो कुक्ड फूड है वो भी जल्दी ख़राब हो जाता है, और जो रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हम मार्केट से रेफ्रिजरेटर को इसलिए लेके आते हैं ताकि हम अपने घर में एक छोटा सा स्पेस, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का स्पेस है, वो स्पेस को लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रख सकें, ताकि उसमें हम अपना ये सब चीज़ें जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं उनको स्टोर करके रख सकें। इसका मतलब रेफ्रिजरेटर का पर्पस क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर का पर्पस हुआ कि उसके अंदर का जो स्पेस है उसको लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर कौन सा है, TL। इसका मतलब रेफ्रिजरेटर में हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, TL से। अगर हम चाहते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहे, तो हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। हमें नहीं मतलब कि यहाँ पे Q1 कितना हीट ट्रांसफर कर रहा है TH को, TH कितना है उससे हमें नहीं मतलब। वर्क से, चलो वर्क से थोड़ा बहुत मतलब है कि वर्क हमें कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन ये वर्क ट्रांसफर किसके लिए करना पड़ेगा, टू मेंटेन द टेम्परेचर, टू मेंटेन द लो टेम्परेचर एट TL 10 डिग्री सेल्सियस। अब इस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से कितनी हीट निकालनी पड़ेगी, दैट इज Q2। तो हमें यहाँ पे किससे मतलब है, Q2 से मतलब है या TL से मतलब है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के केस में हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्या है, डिजायर्ड मतलब क्या आप चाहते हैं, डिजायर्ड का मतलब होता है चाहत, क्या आप चाहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर से हम ये चाहते हैं कि वो 10 डिग्री टेम्परेचर
10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखिए। और उस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए उसमें से कितनी हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा, Q2। तो हमारा जो कंसर्न है वो Q2 से है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ से Q2 हीट रिजेक्ट करनी है। यहाँ से इस स्पेस से Q2 हीट रिजेक्ट करते रहना है कंटिन्यूसली। तो हमारा जो कंसर्न है वो Q2 से है कि Q2 कितना है, Q1 कितना ऊपर जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, कितना भी करे चाहे भाई। हाइट अगर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए मुझे सपोज के 50 किलो जूल हीट यहाँ से रिजेक्ट करती रहनी पड़ेगी हमेशा, 50 किलो जूल यहाँ से रिजेक्ट करते रहने पड़ेगा हमेशा। तो यहाँ से मैं 50 किलो जूल हीट को रिजेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं 60 छोड़ रहा हूँ, 70 छोड़ रहा हूँ, 80 छोड़ रहा हूँ हाई टेम्परेचर में, 90 छोड़ रहा हूँ, 100 छोड़ रहा हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो Q1 यहाँ पे जो टर्म है ये बेकार है। मेरा जो डिजायर्ड है वो Q2 है, मुझे यहाँ से 50 किलो जूल हीट निकालनी है। तो रेफ्रिजरेटर के केस में जो ये डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, Q2। मुझे किससे मतलब है रेफ्रिजरेटर के केस में, Q2 से। Q1 से कोई मतलब नहीं है मुझे, चाहे वहाँ पे 60 रिजेक्ट करे हाई टेम्परेचर पे, चाहे 70 करे, चाहे 80 करे, 100 करे, 120 करे, मुझे कोई मतलब नहीं उस बात से। हाँ, मुझे मतलब है इस टेम्परेचर से, मुझे ये 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। और अगर मुझे यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है तो मुझे यहाँ से 50 किलो जूल हीट निकालते रहना होगा। तो मुझे मतलब है इस 50 किलो जूल हीट से। इसलिए रेफ्रिजरेटर के केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाता है, Q2। रेफ्रिजरेटर के केस में डिजायर्ड इफेक्ट Q2 हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो इस लोअर टेम्परेचर से है, ना कि हायर टेम्परेचर से। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसलिए COP जो होगी रेफ्रिजरेटर के लिए वो हो जाएगी डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है यहाँ पे, कंसर्न किससे है, Q2 से है, और इनपुट कितना है, Q1। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट या वर्क डन, तो Q2 अपॉन W हो जाएगी। W क्या है, देखिए W क्या है इस इक्वेशन से, W क्या है, Q1 माइनस Q2। तो इस W की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, Q1 माइनस Q2। तो जो COP है रेफ्रिजरेटर के लिए वो कितनी आ जाती है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब Q1 माइनस Q2 है और यहाँ पे Q2 है। अब सपोज देखिए अगर Q2 जो है वो 50% है, मतलब 50 किलो जूल उसने यहाँ से लिया, 50 किलो जूल वर्क किया, 50 ऊपर छोड़ दिया, तो Q50 अगर ये है तो Q1 कितना हो जाएगा, 100। तो 100 माइनस 50 और 50 और ऊपर भी 50, तो COP कितनी हो जाएगी, 1। अब अगर ये जो Q2 है वो 40 है, अगर ये 40 होगा तो Q1 100, 100 माइनस 40 60, तो 40 अपॉन 60 1 से कम हो जाएगा। और अगर Q2 60 है तो 60 माइनस 100 माइनस 60 40, तो 60 अपॉन 40 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो COP है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। हाँ, 90% केसेस में जो COP है वो 1 से ज़्यादा होती है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि COP 1 से कम नहीं हो सकती। तो ये तो केस हो गया रेफ्रिजरेटर। अब हम बात करते हैं हीट पंप। हीट पंप के केस में क्या होता है, हीट पंप क्या होते हैं, जैसे सपोज आपने कोई एयर कंडीशनिंग का आप यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली देखिए हम लोग क्या करते हैं, एयर कंडीशनिंग को यूज़ करते हैं समर्स के केस में, समर के केस में स्पेस को कूल करने के लिए। लेकिन एसी का मतलब ये नहीं होता है, एसी का मतलब है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग मतलब एयर को वो कंडीशन के हिसाब से आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन हम कंडीशन सिर्फ समर में ही देखते हैं, विंटर में कभी एसी का यूज़ नहीं करते। जबकि एसी का पर्पज़ ये होना चाहिए कि समर में वो कूल करे, कंडीशन के हिसाब से चले, समर में वो कूल करे और विंटर में वो गर्म करे, हॉट करे। ठीक है, तो हम यहाँ समर की बात नहीं कर रहे हैं, हम विंटर की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा डिवाइस, चाहे वो एयर कंडीशनिंग है या कुछ भी है, जो आपके अंदर के स्पेस को, कमरे को, हीटर की बात नहीं कर रहे हैं, जो अंदर के स्पेस है उसको हीट करने का काम करे। तो अगर स्पेस को हमें हीट करना है, हमें कमरे को गर्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस बाहर से हीट हमें लेके आनी पड़ेगी अंदर कमरे के लिए। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, हम बात कर रहे हैं विंटर की। विंटर में जो बाहर का टेम्परेचर है वो लगभग कितना रहता है, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस बाहर का एनवायरनमेंट का। और आपको जो कंफर्टेबल टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए आपको, 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर आप कोई ऐसा डिवाइस लगाना चाहते हैं जो आपके स्पेस को या आपके रूम को
25 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रूम में हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा। और हीट ट्रांसफर कहाँ से आएगी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी भाई क्रिएट तो हो नहीं सकती, हीट क्रिएट तो हो नहीं सकती वहां पे, इसका मतलब हीट आपको कहीं ना कहीं से लेके आनी पड़ेगी। तो उस केस में जो हीट पंप है वो क्या करता है, वो बाहर इन्वायरमेंट से हीट लेके आता है और आपके जो रूम है वहां पे हीट को ट्रांसफर करता है। अब बाहर का टेम्परेचर कितना, 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस, और आपको कितना मेंटेन करना है, 25। इसका मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे आपको हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो डिवाइस है उसको वर्क भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है भैया, वर्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बाहर का जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, सर्दियों में 0 भी चला जाता है। तो ये वाला जो टेम्परेचर, उससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है, हाई टेम्परेचर से। ये हमें कितना मेंटेन करना है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है वो सपोज 60 किलो जूल हीट यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो मेरा कंसर्न कहाँ पे है, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया है हाई टेम्परेचर पे। मुझे ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है, और इसके लिए मुझे कंटिन्यूअसली यहाँ पे 60 किलो जूल हीट ट्रांसफर करना है। 60 किलो जूल हीट यहाँ पे कंटिन्यूअसली ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हीट पंप के केस में जो डिजायर्ड है, ठीक है, वो क्या है, दिस हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको मेंटेन करने के लिए मुझे 60 किलो जूल हीट कहीं से भी लेके आनी है, और कंटिन्यूअसली इस में 60 किलो जूल हीट को मुझे ट्रांसफर करना है, कहीं से भी लेके आऊँ मैं चाहे। ठीक है, तो यहाँ से मैं चाहे 30 किलो जूल एब्जॉर्ब करूँ, वो डिपेंड करेगा यहाँ का टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट यहाँ से एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो यहाँ का टेम्परेचर 5 हो 10 हो, यहाँ से मैं 30 किलो जूल ले रहा हूँ, 20 किलो जूल ले रहा हूँ, 10 किलो जूल ले रहा हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस को कंटिन्यूसली 60 किलो जूल हीट यहाँ पे देनी है, कंटिन्यूसली 60 किलो जूल हीट देनी है। तो मुझे मतलब है 60 किलो जूल से, मुझे कहीं ना कहीं से 60 किलो जूल लानी है। ठीक है, चाहे मैं वर्क को 50 कर दूं, इसको 10 कर दूं, वर्क को 30 कर दूं, इसको 30 कर दूं, लेकिन यहाँ पे 60 चाहिए मुझे। तो हीट पंप के लिए जो डिजायर्ड स्पेस होता है वो कौन सा होता है, हाई टेम्परेचर। इसीलिए जो सीओपी है हीट पंप के लिए वो कितनी हो जाएगी, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है यहाँ पे, Q1। मुझे किससे मतलब है, Q1 से मतलब है, डिवाइडेड बाय द इनपुट यानी कि वर्क डन। तो वर्क डन है W। अब W की जगह पे वही Q1 माइनस Q2 लिख लिया। तो हीट पंप की सीओपी कितनी हो गई, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। और सीओपी रेफ्रिजरेटर की कितनी हो गई, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो क्या डिफरेंस आया, रेफ्रिजरेटर में तो आया Q2 और हीट पंप में आया Q1। तो दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर के केस में डिजायर्ड क्या है, लोअर टेम्परेचर, और लोअर टेम्परेचर में से हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं Q2, इसलिए यहाँ पे जो डिजायर्ड इफेक्ट है दैट इज Q2। और सीओपी हीट पंप की कितनी है, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो हीट पंप के केस में हमारा जो मतलब है, हमें मतलब है हाई टेम्परेचर से, और हाई टेम्परेचर में जो हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं वो है Q1। इसलिए हीट पंप की जो सीओपी हो जाएगी वो हो जाएगी Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब देखिए, इस कंडीशन में यहाँ पे जो ये Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 है, अगर मैं यहाँ पे Q2 को ऐड कर दूं और Q2 को सब्सट्रैक्ट भी कर दूं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर न्यूमरेटर में करा है मैंने सिर्फ ये Q2। तो Q1 प्लस Q2 अब Q1 माइनस Q2, अगर मैं ये वाला सॉरी इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे और इसको प्लस कर लेते हैं, तो Q2 को माइनस कर लिया और Q2 को ही प्लस कर दिया। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये कितना हो गया 1 प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 क्या बन गया, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसका मतलब ये क्या आ गया यहाँ पे, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। या फिर अगर मैं रेफ्रिजरेटर की जो COP है उसको LHS में ले आऊँ तो ये कितना हो जाएगा, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1। यानी कि दोनों की जो COP है उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। ठीक है,
तो ये हो गई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप।